ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਪੀਡੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲਾ ਅਸੀਸ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਲੈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ 8699037369, ਇਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਮਾਈਕੋਟੌਕਸਿਨ यानी ਉੱਲੀ ਜ਼ਹਿਰ, जिस बारे गल करने ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਸ ਤੋਂ ਨੇ डॉक्टर RD यादव। डॉक्टर साहब जी आया ਨੂੰ बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ। अच्छा डॉक्टर साहब, शुरुआत तो इत्थों ही करना चाहांगा कि ये जो माइकोटॉक्सिन यानी ਉੱਲੀ ਜ਼ਹਿਰ है वो है कि ते किन्ने प्रकार का होंदा है? सभी किसान भाइयों एवं दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज का जो विषय है माइकोटॉक्सिन्स, ये अत्यंत महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील विषय है, क्योंकि यह पशुओं के साथ साथ हमारे और आपके स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि माइकोटॉक्सिन्स क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो माइकोटॉक्सिन्स, जिनको हम हिंदी में कवक विष या फिर आम भाषा में उल्ली जहर के नाम से जानते हैं, ये एक प्रकार की फंगस या फिर फफूंद के द्वारा प्रोड्यूस की जाने वाली, उत्पन्न की जाने वाली विषैला रासायनिक पदार्थ होता है, जो अगर पशु या फिर इंसान इसका सेवन कर ले तो उनके स्वास्थ्य पे ये बुरा असर करता है। निखिल जी, हम आपको बता दें कि अभी तक लगभग 1000 प्रकार के माइकोटॉक्सिन की खोज की जा चुकी है, जिनमें से लगभग 300 से 400 माइकोटॉक्सिन्स के बारे में विस्तृत जानकारी हमारे पास उपलब्ध है। उनमें से भी मुख्यतः 10 से 12 माइकोटॉक्सिन्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा रोग कारक हैं। अब जैसे आजकल आपने सुना होगा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है, एफ्लाटॉक्सिन। उसके बाद ओकरा टॉक्सिन्स हैं, T2 टॉक्सिन्स हैं, वोमीटॉक्सिन्स हैं, जीरालिनॉन है और अर्गाटरकोलॉइड्स हैं। ऐसे बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हैं, हाईलाइट हैं, क्योंकि इनका सेहत पे, पशुओं के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर डाल रहे हैं। जो हमने अभी 10 से 12 माइकोटॉक्सिन्स के बारे में बताया, डिस्कस किया, उनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है एफ्लाटॉक्सिन्स है। जो हमारे किसान भाई, जो बड़े किसान भाई हैं, जो अच्छी कंपनियों को दूध देते हैं, उनको एफ्लाटॉक्सिन्स के बारे में अच्छे से पता है। तो थोड़ा सा हम और विस्तृत जानकारी एफ्लाटॉक्सिन्स के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। एफ्लाटॉक्सिन एक प्रकार का जो टॉक्सिन्स है, ये एस्परजिलस फ्लेवस नामक फंगस से प्रोड्यूस होता है। ये बेसिकली 6 प्रकार के होते हैं, जिनको हम B1, B2, G1, G2 और M1, M2 के नाम से जानते हैं। अब आप कहेंगे कि ये B1, B2, G1, G2 है क्या? तो B1 जो नाम पड़ा है, ये हम जब इन टॉक्सिन्स को UV फिल्म में देखते हैं तो ये ब्लू कलर के दिखते हैं, और जो G1 है या G2 है, ये ग्रीन कलर के दिखते हैं, और जो M1, M2 हैं, ये मेटाबोलाइट हैं। मतलब इन्हीं जो है टॉक्सिन्स के मेटाबोलाइट जब मिल्क में आते हैं तो इनको हम M1 और M2 के नाम से जानते हैं। तो इन सारों में से सबसे ज़्यादा टॉक्सिक जो है वो एफ्लाटॉक्सिन B1 है, तो जिसके बारे में आजकल बहुत न्यूज में है, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है कार्सिनोजेनिक होता है और हेल्थ से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इसको कम करने की बात की जा रही है, जो आगे के सवालों में हम इस पर डिस्कस करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, इत्थे भी तुहाडे तो जानना चाहांगा कि ये जो माइकोटॉक्सिन है, ਉੱਲੀ ਜ਼ਹਿਰ है, इसका पशु के दुध उत्पादन ते या दुध ते भी कोई असर हुंदा है? आपने जो सवाल पूछा कि ये जो माइकोटॉक्सिन्स हैं, ये दूध में कैसे आते हैं, तो देखिए, जितने भी टॉक्सिन्स हैं, ये दूध में आने का एक ही सोर्स है कि वो पशु आहार से आते हैं। अब हम पशु आहार से पहले ये डिस्कस करना चाहेंगे, आपको ये बताना चाहेंगे कि जितने भी फंगस हैं, इनको 4 चीज़ें चाहिए अपनी ग्रोथ को या फिर अपने डेवलपमेंट के लिए। क्या क्या? सबसे ज़रूरी है इनको टेम्परेचर, तापमान। तो इन फंगस की ग्रोथ के लिए सबसे उपयुक्त जो तापमान होता है वो 4 से 32 डिग्री होता है। मतलब अगर ये तापमान मिलेगा इसके बीच का, तो ये फंगस बहुत अच्छे से ग्रो करेंगी। दूसरा, इनको चाहिए मॉइस्चर। तो अगर मॉइस्चर 15% या उससे ऊपर है तो इस टेम्परेचर पे ये फंगस बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगी। तीसरा, चाहिए इनको रिलेटिव ह्यूमिडिटी।
रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 70% से ऊपर है, जिसको हम आर्द्रता बोलते हैं हिंदी में, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 70% से ऊपर है तब ये जाकर के फंगस बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। और चौथा, इनको चाहिए ऑक्सीजन, मतलब इनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई होगी तो ये फंगस बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। तो हमारे जितने भी फीड इंग्रेडिएंट हैं या फिर पशु आहार में जो भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे हमारे मक्का हो गया, बिनौल की खल हो गई, मूंगफली की खल हो गई, या फिर आप वीट हो गया, जितने भी हैं, बारले हो गए, जौ हो गए, ये सारे फीड इंग्रेडिएंट हम यूज करते हैं पशुओं में। तो अगर ये सारी कंडीशन इनको मिलती है तो इन पे फंगस तेजी से ग्रो करती हैं। और जरूरी नहीं कि अगर वो उस पे फंगस, देखो एक होता है कि हमको फंगस दिखाई दे, निकली, जैसे आप रोटी या ब्रेड को, आप गीली रोटी है, ब्रेड को आप रख दें तो आप देखेंगे कि 3 से 4 दिन बाद उसमें काली फफूंद लग जाती है, ठीक है, तो वो ये विजिबल फॉर्म में हो गई। लेकिन बहुत सारी ऐसी फंगस है जो विजिबल फॉर्म में नहीं है, दिखाई नहीं दे रही, तब भी वो फंगस उसमें मौजूद होती है। जैसे आप मक्का है, मक्का आप बिल्कुल साफ देखेंगे कि बिल्कुल साफ है, इसमें कहीं कोई फंगस नहीं लगी है, बट अगर हम उसकी जांच कराएं तो उसमें फंगस मौजूद होता है, क्योंकि वो एंडोफाइट्स होते हैं, मतलब अंदर होते हैं। ऐसे कॉटन सीड केक है तो उसमें जो कॉटन के दाने होते हैं, जिसको उसके जो बीज होते हैं, उसके अंदर हम देखें तो वहाँ भी जो है फंगस ग्रो कर जाती है अगर कॉन्टामिनेशन हो गया है तो ये सारे इंग्रेडिएंट में अगर फंगस ग्रो कर गई है, उसको हम पशुओं में खिलाते हैं, पशुओं को देते हैं, तो वो पशुओं में आएगा और वो दूध में आएगा। अब सवाल ये आता है कि हम कितनी मात्रा में दे रहे हैं और कितना दूध में आएगा। 66:1, मतलब अगर ये माइकोटॉक्सिन 66 पार्ट जो है फीड इंग्रेडिएंट में है तो 1 पार्ट मिल्क में आएगा। अगर इसको हम और जो लेटेस्ट रिसर्च आई है इसके हिसाब से आया है कि लगभग 1.2 से 1.7% तक जो है मिल्क में आता है। तो मतलब कि अगर किसी पशु ने 100 मिलीग्राम जो है माइकोटॉक्सिन्स खाया है तो दूध में लगभग 1.2 से लेकर के 1.7% तक वो दूध में आ सकता है। इसमें और भी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि भाई पशु का हेल्थ स्टेटस कैसा है, उसकी इम्यूनिटी कैसी है, उसका सेक्स कौन है, मेल है या फीमेल है, या फिर जो है उसका जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन कितनी है उसकी बॉडी में, ये सारी चीज़ें भी उस पर फैक्टर करती हैं। अब जैसे बात है कि अब इसका एक, हम लोग जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंटरनेशनल नॉर्म्स बने हैं कि हम फीड में कितना रखें कि पशु के स्वास्थ्य पे इसका बुरा असर ना करे। तो हम आपको एक बता दें कि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं कि पशुओं को, जो भी जितने भी दुधारू पशु हैं उनमें जो कंसंट्रेट हम दें वो 20 ppb से ज़्यादा एफ्लाटॉक्सिन वाला ना आए। इसीलिए बहुत सारी कंपनियां जो है और हमारी कंपनी भी जो है एफ्लाटॉक्सिन कंट्रोल फीड बनाती है। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 2। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਮਾਈਕੋਟੌਕਸਿਨ ਯਾਨੀ ਉੱਲੀ ਜ਼ਹਿਰ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਸ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ R.D. ਯਾਦਵ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं अमित सिंह छोकर बोल रहा हूँ करनाल हरियाणा से। हाँ जी नमस्कार जी, अपना सवाल पूछें आप। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिन उल्ली जहरों की आपने बात की है एफ्लाटॉक्सिन की, इनका पशुओं की सेहत पर क्या असर पड़ता है डॉक्टर साहब? किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि जो उल्ली जहर है या माइकोटॉक्सिन्स है, इसका पशुओं पे 2 तरीके से प्रभाव पड़ता है। एक होता है इमीडिएट इफेक्ट, शॉर्ट टर्म इफेक्ट, मतलब तुरंत का प्रभाव, और दूसरा है लॉन्ग टर्म इफेक्ट, मतलब कि कुछ समय बाद, या क्रॉनिक इफेक्ट हम बोलते हैं। इमीडिएट इफेक्ट में हम देखते हैं कि अगर हाई क्वांटिटी में, ज़्यादा मात्रा में पशु जो है टॉक्सिन्स इंटेक करता है या फिर एफ्लाटॉक्सिन या किसी भी प्रकार का टॉक्सिन लेता है तो पशु का जो है फीड इंटेक घट जाएगा, मतलब वो कम चारा पानी खाएगा। साथ में उसमें देखा गया है कि उसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाएगी, मतलब उसके आंतों में जो है एक प्रकार का इन्फेक्शन हो जाएगा, जिससे पशु को डायरिया भी हो जाता है। और उसका जो र्यूमन है, जो उसका पाचन तंत्र है, जो सबसे बड़ा उसका पेट है, वो
डिस्टर्ब हो जाता है, तो साथ ही साथ जिससे उसमें कीटोसिस होने के भी चांस हैं। कीटोसिस एक बीमारी होती है पशुओं में, वो होने के चांस हैं। ये इमीडिएट इफेक्ट हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखें या थोड़े समय बाद देखें, तो क्योंकि ये जो टॉक्सिन्स है इसके वजह से पशु की इम्यूनिटी मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है, जिससे पशु में मैस्टाइटिस हो जाती है, थनैला होता है। साथ में मैस्टाइटिस होएगी तो उसमें जो है लेमनेस के होने के भी चांस होते हैं, पशु में लंगड़ापन आ जाता है। और हम देखते हैं कि कुछ समय बाद अगर लगातार पशु एफ्लाटॉक्सिन या फिर किसी प्रकार का माइकोटॉक्सिन का इंटेक कर रहा है, तो पशुओं में जो है रिपीट ब्रीडर्स हो जाते हैं। उनकी जो साइकिल होती है, हीट की साइकिल है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। उनमें जो है अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ मतलब उनमें जो है जो एम्ब्रियो बनता है बहुत जल्दी उसकी डेथ हो जाती है, और वो एबॉर्शन के भी चांसेस होते हैं, और वो रिपीट ब्रीडर बन जाते हैं। तो ये 4-6 जो है बीमारियां हैं जो पशुओं में डायरेक्ट प्रभाव करती हैं एफ्लाटॉक्सिन की वजह से या फिर किसी प्रकार के माइकोटॉक्सिन की वजह से। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने बहुत ही विस्तारपूर्वक जानकारी ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਪੀਰਵਾੜੀ ਤੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਲਾਜ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਕੀ ਹੱਲ ਆਪਦਾ ਇਸ ਦਾ? जसकरण जी, जैसे आपने पूछा कि हम उर्ली जहर को दूध में आने से कैसे रोक सकते हैं, क्या क्या उपाय हैं, ये इनका सवाल है। तो देखिए, जैसे कि पुराने पिछले सालों में हमने डिस्कस किया कि कहाँ कहाँ से ये पशु में शरीर में आ सकता है, तो सबसे पहले हमको उसके सोर्सेस को कम करना पड़ेगा। कि मान लीजिए कि अगर हम कोई फंगस लगी फीड खिला रहे हैं, ख़राब क्वालिटी के फीड खिला रहे हैं, बहुत सारे किसान भाई होम मिक्स बहुत खिलाते हैं, वो 2 साल पुराना है, या फिर बिनौला की खल मार्केट से ख़रीदते हैं जिसका हमको नहीं पता कि साल की पुरानी है, 2 साल पुरानी है, 3 साल पुरानी है, उसका हमें नहीं पता, तो उसमें बहुत सारी फंगस लगी हुई होती है। और वो अगर माइकोटॉक्सिन युक्त अगर फीड अपने पशु को खिलाएंगे तो वो दूध में आता है। तो सबसे पहले हमें जो है एटी कंट्रोल या एफ्लाटॉक्सिन कंट्रोल या फिर माइकोटॉक्सिन कंट्रोल फीड खिलाना है। दूसरा, अगर थोड़ा बहुत जो है माइकोटॉक्सिन शरीर में आ गया है पशु के और उसके सिम्टम्स क्या आते हैं, तो जो हमने पिछले सवाल में आपको बताया था कि ये सिम्टम्स आएंगे। आप अगर माइकोटॉक्सिन्स आया है तो आप देखेंगे पशु जो है थोड़ा सा डिप्रेस्ड रहता है, और उसमें ड्रूलिंग ऑफ द स्लाइवा मतलब उसके नाक से हमेशा रस्सी नुमा जो है ऐसे स्लाइवा भी निकलते रहते हैं। ये भी एक पहचान है कि पशु जो है को एफ्लाटॉक्सिन हो गया है, एफ्लाटॉक्सिन पॉजिटिव है या फिर माइकोटॉक्सिन का असर हो रहा है। तो ऐसे केस में हम पशु को बहुत सारे सप्लीमेंट दिलवाते हैं कि हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकें। उसमें है कि सबसे पहले हम टॉक्सिन बाइंडर देते हैं। साथ में टॉक्सिन बाइंडर करेगा क्या कि जो भी एटी आ रहा है किसी भी सोर्स से आ रहा हो, चाहे वो हरे चारे से, अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हरे चारे से कैसे आ सकता है। अगर आपने हरा चारा कट करके उसको 10 से 12 घंटे रख रखा है, उसके हीप्स बना रखे हैं, तो उसमें भी फंगस लग जाती है। और आप कैसे पहचानेंगे? आप 2-3 दिन बाद अगर उस हरे चारे को आप ऐसे उसको खोलेंगे देखेंगे तो वाइट कलर की पूरी फंगस लग जाती है। तो हरे चारे से भी फंगस आ सकती है। दूसरा, कोई कंटामिनेटेड फीड है उससे आ रहा है, तो इन सब को बाइंड करने के लिए हम टॉक्सिन बाइंडर देते हैं। साथ में हम, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी डाउन होती है, तो इसके लिए हम उसको लीवर सप्लीमेंट देते हैं, उसमें लीवर टॉनिक वगैरह भी दिलवाते हैं। साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट का सप्लीमेंटेशन देते हैं, जैसे कि जिंक हो गया, आपके कॉपर हो गए, कोबाल्ट हो गए, तो सेलेनियम हो गया, विटामिन ई हो गया। तो इन सप्लीमेंट को हम देंगे तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। इम्यूनिटी बढ़ेगी तो वो जल्दी से इस सिम्टम से ऊपर उठेगा, एफ्लाटॉक्सिन के सिम्टम से या माइकोटॉक्सिन सिम्टम्स को वो कम कर पाएगा। ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਕਰਨ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਆ, ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? इसको हम ये बताना चाहेंगे कि जो जितने भी माइकोटॉक्सिन्स हैं ह्यूमन बॉडी पे ये 4 तरीके का प्रभाव दिखाते हैं। पहला है एक्यूट, दूसरा है क्रॉनिक, तीसरा है म्यूटाजेनिक और चौथा है टेरेटोजेनिक। हम थोड़ा सा डिटेल बताएंगे इसके बारे में। एक्यूट इफेक्ट वो है कि जिसमें तुरंत प्रभाव हम देखते हैं कि भाई अगर हाई क्वांटिटी में इंसान के शरीर में अगर ये कोई भी टॉक्सिन्स आ गया तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसमें जैसे कि आपको डायरिया हो सकता है, नौजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है और गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकती है। ये तुरंत प्रभाव है। क्रॉनिक प्रभाव है क्योंकि कोई भी टॉक्सिन्स हैं ये जो है हमारे लीवर और किडनी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो क्रॉनिक प्रभाव में आपकी लीवर और किडनीज जो है अफेक्ट होंगी अगर आप लगातार या रेगुलर जो है इन प्रकार के जो है टॉक्सिन से एक्सपोजर हो रहे हैं।
और बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं, जैसे एफ्लाटॉक्सिन B1 है, ये कार्सिनोजेनिक है, मतलब ये कैंसर करता है। तो अगर आप लंबे समय तक, जैसे कि दूध में एफ्लाटॉक्सिन B1 आता है, इसीलिए इसके कंट्रोल करने की बात होती है, एमोन आता है, तो इसको कंट्रोल करने की बात होती है। तो अगर लगातार आप एमोन पॉजिटिव या फिर हाई एमोन जो है कंटेंट वाला मिल्क पी रहे हैं, तो इससे कार्सिनोजेनिक इफेक्ट आ सकते हैं, मनुष्य में कैंसर भी हो सकता है। साथ ही अब बात आती है कि कुछ म्यूटाजेनिक भी रिजल्ट आते हैं। तो म्यूटाजेनिक मतलब कि ये डीएनए, आरएनए और हमारी प्रोटीन सिंथेसिस को भी हैम्पर करते हैं, तो इससे भी मनुष्य के शरीर में बहुत दुष्प्रभाव आते हैं। चौथा है टीरेटोजेनी। टीरेटोजेनिसिटी मतलब कि कोई अगर माँ के शरीर में बच्चा बन रहा है तो उसमें विकृति पैदा हो जाती है, एब नॉर्मल उसकी डेवलपमेंट होने लगती है, मतलब उसके हाथ पैर या शरीर के किसी भी अंग में विकृति पैदा हो जाती है इन टॉक्सिन्स की वजह से। तो ये 4 प्रकार के जो प्रभाव हैं जो टॉक्सिन्स के मनुष्य के शरीर के ऊपर देखा गया है। तो मेरा यही है कि जितना भी हमने इसके बारे में बताया, आप किसान भाइयों से निवेदन है कि इसको कंट्रोल करें, कंट्रोल करने की जो हमने बातें बताई उसको कंट्रोल करें, और एफ्लाटॉक्सिन या फिर जो है फंगस रहित जो है हम दूध प्रोड्यूस करें और अपने समाज को स्वस्थ रखें। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਰਾਉਂ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਿਫਟ ਹੈਂਪਰ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 2। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 2। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਲਾ ਮੇਲੀਆਂ ਦਾ, ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ PDFA ਪਸ਼ੂ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਸ ਫੀਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੀ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ 3 ਦਿਨ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਤੇ ਅਸੀਸ ਫੀਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 5 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਸ ਫੀਡ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਸ ਫੀਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਸ ਫੀਡ ਦੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫੀਡ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਜੋ ਵੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ PDFA ਦਾ ਲੜਿਆਗਾ, ਉਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਫੀਡ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਲੜਿਆਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆਗਾ। ਪਸ਼ੂ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਨੇ 63 ਕਿਲੋ 813 ਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 49 ਕਿਲੋ 110 ਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਚੰਗੀ ਫੀਡ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੰਗੀ ਫੀਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਮਾਈਕੋਟੌਕਸਿਨ ਯਾਨੀ ਉੱਲੀ ਜ਼ਹਿਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਉੱਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਉੱਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ 8699037369, ਇਸ ਉੱਤੇ WhatsApp ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਸੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਿਫਟ ਹੈਂਪਰ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਨਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਸੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਿਫਟ ਹੈਂਪਰ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। धन्यवाद जी। ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਖਾਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੋ ਕਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੈ 869903 7369, ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ WhatsApp ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਾਣੇਗੀ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 2। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।